तो हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में विच इज द मॉड्यूल सी इन द बीएफएम एंड उससे रिलेटेड आज है हमारा फोर्थ वीडियो। ठीक है, तो 3 वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिलेटेड टू द 2 चैप्टर्स ऑफ द ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड आज अगले 2 चैप्टर से रिलेटेड हम 3 वीडियोस को कवर करेंगे इन टोटल, यानी कि टोटल 6 पार्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपको पिछली वीडियोस के पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। लिंक आपको टॉप स्क्रीन पर मिल जाएगा। लिंक इज iibf.info/app एंड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वीडियो क्वेश्चंस भी और उनके पीडीएफ्स भी, और हमारा एक सीआईबी फ्री पैक भी अवेलेबल है। आप उसके थ्रू काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कि क्रैश कोर्स अब अवेलेबल है सीआईबी का। इफ यू वांट टू एनरोल द सीआईबी क्रैश कोर्स तो उसके लिए आपको लिखना है सीआईबी क्रैश कोर्स और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज बैंक्स सीनियर मैनेजमेंट, बैंक की सीनियर मैनेजमेंट है led by Mr. Kohli is particularly apprehensive about treasury operations, even more so than its extensive credit portfolio. According to treasury risk management principles, what is the most fundamental reason for this heightened sensitivity considering the inherent nature of the treasury business? Right? तो बैंक की सीनियर मैनेजमेंट है लेड बाय कोहली जी, particularly apprehensive about the treasury operations, even more so than its extensive credit portfolio. तो ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के हिसाब से सबसे ज्यादा फंडामेंटल रीजन क्या होगा इस हाइटेंड सेंसिटिविटी को लेकर के, कंसीडरिंग द इनहेरेंट नेचर ऑफ द ट्रेजरी बिजनेस? ऑप्शन 8 says treasury transactions are irrevocable once confirmed, which prevents any form of corrective action unlike loan assets where restructuring is possible. सी चाहे इरिवोकेबिलिटी है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को लेकर के, एंड जो स्पीड ऑफ लॉसेस है वो सबसे बड़ा रीजन है। यानी कि इन केस ऑफ ट्रेजरी ट्रांजेक्शंस जो स्पीड ऑफ लॉसेस है ना, वो मेजर फैक्टर होता है। वो भाई आपके बहुत ज्यादा लॉसेस करवा सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा लेवरेज्ड है। सो वी कैन सिंपली से कि जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है ना, वो काफी ज्यादा लेवरेज्ड है। सो वहां पर अगर आप थोड़ी सी भी अनगहली बरतते हो, यानी कि नेग्लिजेंट हो जाते हो, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। सो दैट्स द मेन केस। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, यानी कि मेजर रीजन ये नहीं है। ऑप्शन बी, द हाई लेवरेज इन द ट्रेजरी बिजनेस मींस दैट सिग्निफिकेंट मार्केट पोजीशंस can be taken with very low funding requirements, amplifying the risk of capital loss exponentially compared to the credit business. Yes, क्रेडिट बिजनेस में 10 लाख का लोन दोगे तो 10 लाख का ही नुकसान होगा। यहां पर आप 10 लाख के साथ करोड़ों की डील्स कर सकते हो एंड उतना लॉस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल लॉस हो सकता है। सो एब्सोल्युटली ट्रू, दैट इज ओनली रीजन। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, ऑप्शन सी, द ट्रेजरर इज डेलीगेटेड ब्रॉड लिमिट्स टू एग्जीक्यूट लार्ज ट्रांजेक्शंस विदाउट नीडिंग स्पेसिफिक डील बाय डील अप्रूवल, क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट डिपेंडेंसी ऑन सिंगल इंडिविजुअल्स जजमेंट। ये भी बहुत अच्छा एक कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है कि ट्रेजरर को आप डिस्क्रिशनरी पावर देते हो कि भाई वो चीजें कर सकता है, लेकिन वो सेकंड रीजन हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट वरी करती है। दिस इज द सेकंड रीजन द मैनेजमेंट डज वरी, बट एज सच ये सही है। एज सच ये वाला पॉइंट भी सही था, लेकिन प्राइमरी रीजन नहीं था। प्राइमरी जो है वो ये वाला रीजन है कि यहां पर लेवरेज काफी ज्यादा होती है। ऑप्शन डी, Treasury is responsible for managing market risks generated by other operational departments, making its scope of risk management wider than just its own activities. See, ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? बैलेंस शीट मैनेजमेंट के लिए। प्राइमरी कंसर्न किसके लिए होता है? अपने खुद के ऑपरेशंस को लेकर के। ठीक है, यानी कि जो रिस्क अराइज होता है इसकी लेवरेज नेचर की वजह से। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दिस ऑप्शन इज नॉट मेंशन करेक्टली। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड। It says a scheduled commercial bank advised by its analyst Mr. Tendulkar is calculating its net demand and time liabilities for cash reserve ratio purposes. The bank is having several liability items on its books. तो बैंक के पास बहुत सी liability items हैं उसकी books के ऊपर, right? अब उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा बैंक को। So, based on each and everything over here mentioned, right? So, based on the RBI guidelines, which of the following combinations of items must be fully included in NDTL calculations without any exemptions? तो कौन सी चीजों को शामिल करना होता है, ठीक है, बिना किसी exemptions के
दैट वी नीड टू आंसर। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम सोचें तो एनडीटीएल की कैलकुलेशंस के लिए कौन सी चीजों को शामिल करते हैं, उसी चीज के बारे में हमने आंसर बताया है। ऑप्शन 8 says net interbank borrowings with a maturity of 10 days, credit balances in ACU clearing, union accounts and overdue fixed deposits। तो ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, राइट? उसके बारे में जल्दी से जल्दी आंसर करो। काइंडली डू पोस्ट द आंसर एट द अर्लीस्ट। ऑप्शन ए के बारे में देखो, जो नेट इंटरबैंक बोरिंग्स होती है ना, नेट इंटरबैंक बोरिंग्स होती है जिनकी मैच्योरिटी होती है एंड जो 10 दिन से ज्यादा नहीं है, एंड जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं एसीयू अकाउंट्स के, उनको एग्जेम्प्ट किया है, ठीक है? सो नेट इंटरबैंक बोरिंग्स मैच्योरिटी अप टू 14 डेज, अगर 14 डेज तक की मैच्योरिटी है वो, और एसीयू अकाउंट्स के जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया कि उनको एनडीटीएल में शामिल नहीं किया जाता, कि उनको शामिल नहीं किया जाता। जो ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट होते हैं उनको शामिल किया जाता है, दोज आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, उनको शामिल किया जाता है, राइट? सो ऑप्शन ए तो हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं। पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, बोरोइंग्स फ्रॉम द नेशनल हाउसिंग बैंक। सी, जो पेड अप कैपिटल है, राइट, एंड फर्दर जो रिजर्व्स होते हैं, बोरिंग्स होती हैं, लाइक एनएचबी से बोरिंग करते हो, उनको भी एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया जाता है लाइबिलिटी से। दीज ऑल आर आल्सो एक्सक्लूडेड। ये शामिल है फिक्स डिपॉजिट वाला, दिस इज इंक्लूडेड, रेस्ट आपको बता दिया। ये वाला एक्सक्लूडेड है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, margin held against a letter of credit that is not payable on demand, funds received from ECGC by invoking a guarantee, staff security deposits। सी, जो मार्जिन होता है एलसीज के अगेंस्ट जो कि डिमांड के ऊपर पेबल नहीं है, एंड जो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होता है उनको टाइम लाइबिलिटी में शामिल करता है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द टाइम लाइबिलिटी, राइट? एंड जो स्टाफ डिपॉजिट है इसको भी टाइम लाइबिलिटी का पार्ट मानते हैं। बट द पॉइंट इज कि जो आपको आपने गारंटी इन्वॉक की है उसके लिए जो आपको अमाउंट मिला है दैट इज एक्सक्लूडेड। सो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको एक्सक्लूड किया जाता है, दिस इज बीइंग एक्सक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड, राइट? सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी, unclaimed deposits, credit balances in cash credit accounts, and provisions for income tax that are in excess of the bank's actual estimated tax liability। एब्सोल्युटली देखो, जो अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं या क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं सीसी अकाउंट्स के, वो डिमांड लाइबिलिटीज का पार्ट है, ठीक है? किसका पार्ट बनते हैं? डिमांड लाइबिलिटीज का पार्ट बनते हैं, उनको शामिल किया जाता है। जो आपका प्रोविजन होता है इनकम टैक्स के लिए, लाइक जो एक्सेस से आपके पास एक्चुअल एस्टिमेट से ज्यादा है, राइट, उसको डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी में शामिल किया जाता है। सो दीज ऑल कंपोनेंट्स आर अंडर द एनडीटीए। जब आप सीआरआर की कैलकुलेशन करते हो तो उसमें शामिल किया जाता है, राइट? सो ध्यान रखो, जो भी आपके करंट डिपॉजिट हैं, फिक्स डिपॉजिट हैं, टाइम डिपॉजिट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, जो आपके डिपॉजिट आपने सस्पेंस में रखा है या अनक्लेम्ड बैलेंसेस हैं, या आउटस्टैंडिंग कोई ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट है, या फिर आपकी मनी एट कॉल है, नोटिस है, ठीक है? एंड फर्दर जो आपकी बोरिंग होती है बाकी बैंक से, ठीक है, बाकी बैंक से जो बोरिंग्स होती है, उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। दोज ऑल थिंग्स आर बेसिकली इंक्लूडेड, उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, राइट? नो। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। विद इन अ बैंक्स ट्रेजरी स्ट्रक्चर द फ्रंट ऑफिस जनरेट्स डील्स। तो बैंक के ट्रेजरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जो फ्रंट ऑफिस है वो भाई डील्स को जनरेट करता है, बैक ऑफिस हैंडल्स द कंफर्मेशंस and settlements। A third distinct unit, the mid office, is also established, उसको भी establish किया गया है। So the mid office is also established। What is the primary and unique responsibility of the mid office? तो primary and unique responsibility क्या रहेगी mid office की? Which distinguishes its function from the compliance and control checks performed by the back office। अब जो compliance है, functions जो perform किए जाते हैं back office के द्वारा, उनसे किस तरह से डिस्टिंक्ट करता है, क्या चीजें डिस्टिंक्ट करती हैं, दैट वी नीड टू टेल। देखो, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जो फ्रंट ऑफिस है वो डील जनरेशन करता है, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स, मनी मार्केट, ये वो करता है। बैक ऑफिस प्रोसेस करता है, कंफर्मेशन देता है, सेटलमेंट्स लेके आता है, अकाउंटिंग एंट्री करता है, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करता है, रिकंसिलिएशन करता है। मिड ऑफिस इंडिपेंडेंट यूनिट होता है फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस के बीच में, ठीक है? एंड जो मिड ऑफिस है उसका प्राइमरी एंड जो सबसे ज्यादा अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो होती है रिस्क मॉनिटरिंग
and performance analysis. So if we say we are having the mid office over here, तो मिड ऑफिस का जो सबसे बड़ा रोल रहेगा ना, जो अलग से रोल रहेगा, प्राइमरी रोल वी कैन से, राइट, वो रहेगा रिस्क मॉनिटरिंग. वन इट इज रिलेटेड टू रिस्क मॉनिटरिंग एंड दूसरा होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस. राइट, स्पेसिफिकली ये मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क एक्सपोजर्स को मॉनिटर करता है, कंप्लायंस को इंश्योर करता है उसके रिस्क लिमिट्स के साथ, जैसे स्टॉप लॉस लिमिट गैप लिमिट्स के साथ मैच कर रहा है, वीआर लिमिट में है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन भी करता है, पी एंड एल एट्रीब्यूशन भी करता है, राइट. एंड अगर हम बैक ऑफिस डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो देखो बैक ऑफिस जो है वो कंप्लायंस को चेक करता है प्रोसेसिंग में, सेटलमेंट में, राइट, प्रोसेसिंग में और सेटलमेंट में बैक ऑफिस जो चेक करता है. मिड ऑफिस जो है वो कंप्लायंस को चेक करता है रिस्क टेकिंग में, कि मिड ऑफ इसने स्टॉप लॉस लिमिट को तो नहीं ब्रीच कर दिया कहीं पे, इस तरह से चेक करता है. ऑप्शंस देखते हैं तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे. इट इज solely responsible for obtaining independent confirmations from the counterparties for every deal and verifying that the deal rates conform to the prevailing market rates. So ऑप्शन ए जो है कि आप इंडिपेंडेंट कंफर्मेशंस ले रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, वो बैक ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द बैक ऑफिस. ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत है. Option B, its main function is to ensure that all the settlements are funded and to bridge any funding gaps for the bank by borrowing from the market at short notice. देखो फंडिंग को मैनेज करना सेटलमेंट के लिए एंड जो फंड गैप है उनको ब्रिज करना, लाइक वो एक ट्रेजरी फंक्शन है, राइट, जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है. तो कोई यूनिक रोल नहीं है मिड ऑफिस का, वो ट्रेजरी फंक्शन है. सो वी कैन सिंपली से दिस इज अ स्टैंडर्ड ट्रेजरी फंक्शन. ये स्टैंडर्ड ट्रेजरी फंक्शन है, राइट. ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी, इट्स कोर मैंडेट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट, के इंश्योर करना है कि कंप्लायंस विद बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज, मैनेजिंग द एमआईएस फॉर ट्रेजरी. देखो मिड ऑफिस स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको रिस्क मैनेजमेंट करनी है, एमआईएस जो होता है उसको मैनेज करना है. की रोल जो होता है वो होता है कि ट्रेजरी के अधेरेंस रिलेटेड टू पॉलिसीज के साथ अधेर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ब्रॉडर रिस्क ओवरसाइट को चेक करना, वो उसका फंक्शन जो होता है. ठीक है, कि बैक ऑफिस के साथ मेंशन जो चीजें की गई उनको सब मेंशन किया गया नहीं किया गया, वो सब चीजें होती हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर. बट अगर मैं आपको फंडामेंटली क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बैक ऑफिस, राइट, बैक ऑफिस की बात कर रहे हैं अगर, तो ये कंप्लायंस चेक करता है प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट में. सो ये कंप्लायंस को चेक करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये प्रोसेसिंग में एंड साथ ही साथ सेटलमेंट में. और जो मिड ऑफिस है ये भी कंप्लायंस को देखता है. अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, ये भी कंप्लायंस को देखता है, लेकिन ये कंप्लायंस को देखता है रिस्क टेकिंग को लेकर के, रिलेटेड टू रिस्क टेकिंग. ठीक है, आंसर यहां पर लेकिन ऑप्शन सी है. ऑप्शन डी देख लेते हैं एक बार. It has the final authority to impose stop loss limits on dealers and ensure meticulous compliance with exposure limits set by both the management and the Reserve Bank of India. देखो मिड ऑफिस रिस्क को ओवरसी करता है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस को लेकर के, पोजीशन लिमिट को लेकर के वो किसके पास होती है, दैट इज रिलेटेड टू बैक ऑफिस. ठीक है, जो कंप्लायंस पोजीशंस को लेकर के है वो ज्यादातर किसको दी जाती है, बैक ऑफिस को दी जाती है, राइट. एंड ये लिमिट्स को सेट कौन करता है, लिमिट्स को सेट किया जाता है सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा, सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा, राइट. सो ऑप्शन जो यहां पर है डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. A bank under the supervision of Mr. Dravid has unfortunately defaulted on its reserve requirements for 2 consecutive reporting periods. As per the regulatory framework, how does the penalty mechanism for a continued shortfall in SLR differs from the continued shortfall in case of the CRR?
यानी कि जो पेनल्टी लगाई जाती है सीआरआर के केस में, एसएलआर के केस में, अगर कंटिन्यूटी में आपकी कोई पेनल्टी लगती है तो किस तरह से वो डिफरेंट है। सी, अगर कोई बैंक फेल होता है कि वो सीआरआर को मेंटेन नहीं कर पाता, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाता, लेट्स से फर्स्ट डिफॉल्ट हुआ, राइट, यानी कि डेली शॉर्टफॉल हो रहा है, तो बैंक एक पिनल इंटरेस्ट पे करता है, दैट इज 3% अबव द बैंक रेट, राइट। बैंक रेट जो भी है उसके ऊपर 3% के हिसाब से बैंक को पिनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मान लो कि डिफॉल्ट कंटिन्यूड है, फिर से नेक्स्ट वर्किंग डे कंटिन्यूड है, तो पिनल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो 5% हो जाएगा बैंक रेट के ऊपर, यानी कि बैंक रेट प्लस 5% हो जाएगा। एसएलआर के केस में ऐसा नहीं है। लाइक एसएलआर के केस में बैंक अगर एसएलआर को मेंटेन नहीं कर पा रहा तो 3% का लगेगा, ठीक है। अगर शॉर्टफॉल कंटिन्यूड रहा तो उसके केस में क्या रहेगा, आपको फिर से 5% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शॉर्टफॉल अगर कंटिन्यू होता है, यानी कि सेकंड कंसेक्यूटिव वर्किंग डे ऑनवर्ड भी आप एसएलआर को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो पीनल इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% हो जाएगा अबव द बैंक रेट, राइट। सो चलता वो सीआरआर की तरह ही है, लेकिन जो ट्रिगर होता है दैट्स बेसिकली कंसेक्यूटिव रिपोर्टिंग डे। एसएलआर के लिए क्या होता है, कंसेक्यूटिव रिपोर्टिंग डे होता है, यानी कि फोर्टनाइटली बेसिस पर होता है, राइट। जबकि सीआरआर के केस में इमीडिएट नेक्स्ट डे डिफॉल्ट के बेसिस पर होता है, दैट इज द मेन थिंग। यानी कि सीआरआर के शॉर्टफॉल के केस में पेनल्टी वैसे 3% से 5% चली जाती है नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर, लेकिन एसएलआर के केस में आपकी पेनल्टी जो होती है वो फोर्टनाइटली कंप्लायंस बेस्ड होती है, राइट। एस्केलेशन सेम होगी, 3% से 5% ही जाएगा, लेकिन पेनल्टी फोर्टनाइटली कंप्लायंस बेस्ड होती है। ऑप्शंस देखते हैं। अ कंटिन्यूड shortfall attracts a penal interest rate of 5% above the bank rate for the subsequent working day, whereas CRR shortfall continues into the next fortnight also attracts a 5%। तो ये टोटल चीज जो बताई गई है, इज इट ट्रू, राइट। कंटिन्यूड एसएलआर शॉर्ट बेसिकली शॉर्टफॉल अगर रहता है वो पीनल इंटरेस्ट हो गया 5% अबव द बैंक रेट फॉर द सब्सिक्वेंट वर्किंग डे, whereas a CRR shortfall continuing into next fortnight also attracts a 5% penal interest। Absolutely true। देखो जो पेनल्टी स्ट्रक्चर है शॉर्टफॉल के केस में वो सिमिलर मैनर में ही है, लेकिन सीआरआर के केस में इनिशियल शॉर्टफॉल जो पेनलाइज होता है वो 3% होता है बैंक रेट के ऊपर, एंड अगर वो कंटिन्यू हो जाता है नेक्स्ट फोर्टनाइट के ऊपर, ठीक है, तो रेट इंक्रीज हो जाएगा 5% के ऊपर। एसएलआर के लिए शॉर्टफॉल जो है 3% रहता है बैंक रेट के ऊपर, बट इफ इट कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट डे तो रेट इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट डे से, राइट, दैट्स द केस, ठीक है। सो जो कोर मैकेनिज्म है वो है 5% ही रहेगा दोनों केसेस में, सिर्फ वर्किंग डेज का इंपैक्ट पड़ता है सीआरआर के केस में फोर्टनाइटली बेसिस पर क्योंकि होता है, तो वहां पर फोर्टनाइटली बेसिस पर 3 से 5 होएगा, जबकि एसएलआर के केस में 3 से 5 नेक्स्ट वर्किंग डे के बेस पर हो जाएगा, रिपोर्टिंग डे के बेस पर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। A foreign exchange dealer, Mr. Dhoni, is holding a large open position in USD, anticipating that the currency will appreciate. However, the market moves adversely and his position starts showing a loss. The bank has a strict stop loss limit policy. What is the most critical risk mitigation purpose of a stop loss limit in this specific scenario? तो इस स्पेसिफिक सिनेरियो में स्टॉप लॉस लिमिट किस तरह से काम करेगी उसके बारे में हमें बताना है। इट एंश्योर्स दैट द डीलर कैन होल्ड द ओपन पोजीशन लॉन्ग इनफ फॉर द मार्केट टू करेक्ट इटसेल्फ, देयरबाय प्रोटेक्टिंग पोटेंशियल प्रॉफिट्स। नो, देखो ये बिल्कुल ऑपोजिट है स्टॉप लॉस के। स्टॉप लॉस एक्चुअल में क्या होता है, लेट्स से यू परचेज अ शेयर एट रुपीज 422 रुपीज, एंड आपने स्टॉप लॉस पहले ही तय कर लिया कि स्टॉप लॉस आपका है लेट्स से रुपीज 380, राइट। सो मार्केट अप डाउन जा रही है, जा रही है, जा रही है, अब डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, डाउन जा रही है। अब इस पॉइंट पर आकर के आपका जो शेयर प्राइस है लेट्स से वो 400 रुपीज आ गया, नथिंग विल गो, राइट, डाउन जा रही है, डाउन जा रही है। अब यहाँ पर लेट्स से 390 382 रुपीज आ गया, नथिंग विल हैपन। बट द मोमेंट इट विल बिकम रुपीज 380 ना, तो आपकी जो पोजीशन थी वो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी बाइंग पोजीशन थी, लॉन्ग पोजीशन थी, तो आप सेल कर दोगे, शॉर्ट पोजीशन थी तो बाय हो जाएगा, यानी कि आप अपनी पोजीशन से निकल जाओगे, आपका एक्सपोजर जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पर आकर के। तो इस तरह से जो आपका मैक्सिमम लॉस था पर शेयर वो यहां पर कंटेन्ड हो गया ₹42 के ऊपर। पर शेयर आपका जो लॉस था वो बुक हो गया 42 रुपीज के ऊपर मैक्सिमम, दैट्स द केस, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो तो सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, इट प्राइमरली फंक्शंस टू कैप द टोटल एग्रीगेट लॉस फॉर द ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑन अ ईयरली बेसिस। तो क्या ईयरली बेसिस पर होता है? देखो स्टॉप लॉस डेफिनेटली ओवरऑल आपके एनुअल लॉस लिमिट को कंट्रीब्यूट करता है। इमीडिएट फंक्शन क्या होता है कि अपने कंट्रोल लॉस को इंप्लीमेंट करना है, राइट।
लेकिन ये इवन शॉर्टर पीरियड के लिए भी हो सकता है, पर डे बेसिस पर भी हो सकता है, पर डील बेसिस पर भी हो सकता है. सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. Option C, it automatically triggers a counter transaction to reverse the position, thereby guaranteeing that the dealer can close the position with the minimal acceptable loss. देखो स्टॉप लॉस लिमिट एक ट्रिगर है एक्शन लेने के लिए. ये गारंटी नहीं करता कि पोजीशन क्लोज हो जाएगी एग्जैक्ट लेवल के ऊपर. वो मार्केट लिक्विडिटी जो होती है वो एक्विजिशन प्राइस को डेफिनेटली इंपैक्ट कर सकती है. पर्पस होता है कि डिसीजन एनफोर्स हो जाएगा आपके लॉसेस को कट होने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि 380 के ऊपर ही आपके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 380 के ऊपर ही सारे के सारे शेयर निकल जाएंगे. वो डिपेंड करता है कि 380 के ऊपर मार्केट में लिक्विडिटी थी भी एब्जॉर्ब करने के लिए इतनी या नहीं थी. दैट इज द केस. ठीक है, तो ऑप्शन जो यहां पर है C, that is also not the correct answer. Option D, it prevents the dealer from waiting indefinitely for a favorable market turnaround based on personal judgment, thus capping the accumulating losses at a predefined acceptable level. Absolutely true. बिल्कुल सही है. So option D is the correct answer. Option D is the correct answer here. Now let's move toward the question number 6. The Reserve Bank of India aims to manage day-to-day liquidity in the banking system using LAF, that is a liquidity adjustment facility. While banks frequently engage in repo transactions with each other, what is a defining characteristic of LAF transaction that distinguishes it from general interbank repo activities? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम करता है कि डे टू डे जो लिक्विडिटी है बैंकिंग सिस्टम में वो एलएफ का इस्तेमाल करते हुए मैनेज करनी है. जो बैंक्स हैं वो रेपो ट्रांजैक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ. तो क्या डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक रहेगा एलएफ ट्रांजैक्शंस का जो डिस्टिंग्विश करेगा इसको जनरल इंटर बैंक रेपो एक्टिविटी से, राइट? उसके बारे में मैं बताऊं. ऑप्शन 8 says that the LAF transactions are conducted exclusively for overnight funds, whereas interbank repos can have longer tenors. See, आरबीआई जो होती है वो डेली ऑक्शन करती है, ओवरनाइट फंड के लिए डेली ऑक्शन करती है. कोर जो डेफिनेशन है एलएएफ की वो उसका टेनर नहीं है, वो इसके पार्टिसिपेंट्स के बारे में, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट द टेनर, इट्स अबाउट द पार्टिसिपेंट्स, राइट? एंड ऑप्शन बी देखते हैं. LF refers exclusively to repo and reverse repo transactions conducted between the Reserve Bank of India and the banking sectors so as to inject and absorb liquidity system wide. Is it true? Absolutely true. बिल्कुल सही है. ठीक है, क्योंकि एलएफ के केस में ये चीज तो होती है, राइट? जो पर्टिकुलर फंडा है कि एलएफ का मतलब क्या होता है कि रेपो ट्रांजेक्शन होंगी आरबीआई के साथ, बैंक्स के बीच में नहीं, आरबीआई के साथ ट्रांजेक्शन होगी, रेपो रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन. तो प्राइमरी टूल है जिसके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि लास्ट बेसिकली लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है. वो लिक्विडिटी प्रोवाइड भी करता है और लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब भी करता है पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम से. So it's about the participants and not the tenor particularly. So option जो B है that is the correct answer. So LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है उसमें क्या रहता है कि कंडक्ट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, बैंक्स के बीच में नहीं होती है. तो आरबीआई काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करता है जिसमें आरबीआई रेपो के थ्रू पैसा इंजेक्ट करती है और रिवर्स रेपो के थ्रू पैसा एब्जॉर्ब करती है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है. रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जो है वो पॉलिसी रेट होते हैं जो कि अनाउंस किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एलएफ के कॉरिडोर बनते हैं. जो टेनर होता है या तो वो ओवरनाइट बेसिस के लिए होता है या बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, बट इट्स नॉट द मेन कंसर्निंग फैक्टर. जो मेन कंसर्निंग फैक्टर है पार्टिसिपेंट्स रिलेटेड है कि आरबीआई विल बी द काउंटर पार्टी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. क्लियर है, राइट? ऑप्शन बी सी इट सेज इन एलएफ ट्रांजैक्शन फिजिकल जो ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज मैंडेटरी व्हाइल इंटरबैंक रेपो यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक एसजीएल अकाउंट ट्रांसफर. इज इट सो? सी, ये रिवर्स है एक्चुअल में. ठीक है, एलएफ ट्रांजैक्शन में जो सिक्योरिटीज होती है ना वो बैंक के एसजीएल अकाउंट में जो कि आरबीआई के पास मेंटेन उसमें रखी जाती हैं. एसजीएल होता है सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, राइट? यानी कि कोई भी फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता. ठीक है, एंड ऑप्शन डी इट सेज द मिनिमम बिड साइज फॉर एलएफ ऑक्शन इज ₹1 crore. इज इट सो? जो मिनिमम बिड साइज होता है ना एलएफ के लिए वो 5 करोड़ का है, दैट इज ऑफ ₹5 crore एंड नॉट ₹1 crore. वो 1 करोड़ की है. ठीक है, so option D is not correct. Now let's move toward the question number 7. A bank in Mumbai executes a large foreign exchange transaction involving the sale of USD against INR with a counterpart in New York, managed by Mr. Smith.
The bank's risk team is assessing the settlement risk. Why is this specific type of risk unavoidable in such a transaction, even when both the parties are reputable institutions? देखो जो सेटलमेंट रिस्क होता है दैट्स बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, प्री सेटलमेंट एंड सेटलमेंट रिस्क, राइट? अब जैसे मान लो कि ये पार्टीज हैं, दो ए एंड बी पार्टीज हैं, ये आपस में डील कर रही हैं। अब ये अलग अलग टाइम जोन में, ये है टाइम जोन TZ1 में, ये है टाइम जोन TZ2 में। लेट्स से TZ1 जो है दैट्स एन अर्लियर टाइम जोन, वो एक अर्ली टाइम जोन है, यानी कि यहाँ पर सुबह के 9 जल्दी बज रहे हैं और यहाँ पर सुबह के 9 जो है वो 12 घंटे बाद हो रहे हैं, राइट? तो जिस दिन ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होनी थी, अब ए ने उस दिन अपनी ट्रांजेक्शन लेग सेटल कर दी, लेकिन जैसे ही वो डे ओपन हुआ बी के लिए, ये बैंकरप्ट हो गया, दिस पार्टी वेंट बैंकरप्ट, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं कर पाई। तो ये सेटलमेंट रिस्क बन गया कि अपनी ट्रांजेक्शन को कंक्लूड ही नहीं कर पाए। सो दिस इज अ सेटलमेंट रिस्क। अब ये टाइम जोन की वजह से कोई क्या कर लेगा इसमें, राइट? एंड इस चीज को हम इसी वजह से हम क्या कहते हैं भी, क्योंकि ये हरस्टेड बैंक से रिलेटेड था, तो इसको हरस्टेड रिस्क भी कहा जाता है। वी आल्सो से सच टाइप ऑफ रिस्क टू बी हरस्टेड रिस्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर एक और रिस्क इसको कहते हैं दैट इज सेट विद टेम्पोरल रिस्क, इसको हम टेम्पोरल रिस्क के नाम से भी जानते हैं, राइट? अभी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 8 सेज द सेटलमेंट रिस्क इज इनहेरेंट, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस इन्वॉल्व है। आईएनआर लेग विल सेटल ड्यूरिंग द इंडियन बिजनेस आवर्स व्हाइल द यूएसडी लेग settles in New York, creating a time gap between one party has paid but other has not yet received the payment. Absolutely true. बिल्कुल सही है, उसी वजह से ये रिस्क होता है, दैट इज व्हाई ऑप्शन जो ए है दैट इज द करेक्ट आंसर. Now, option B, it says that a DVP, that is a delivery versus payment made mode, is not technological possible for foreign exchange transactions, making simultaneous settlement an unachievable standard for all the currency pairs. Is it true? देखो, हो सकता है कि अगर मैं परफेक्ट डीवीपी स्टैंडर्ड की बात करूं, वो आप अचीव नहीं कर सकते हो, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, लाइक टाइम जोन का डिफरेंस है, ये वो, लेकिन ये आप आप ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। टाइम जोन इशू रहता है, वो स्पेसिफिक है, अनअवॉइडेबल है, बैरियर है, लेकिन डेफिनेटली डिलीवरी वर्सेस पेमेंट को अचीव किया जा सकता है, वो इम्पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू. The risk arises primarily from the counterparty's net worth and the credit rating, which can change suddenly between the transaction time and the settlement time. Option C. जो रिस्क अराइज होता है प्राइमरली वो काउंटर पार्टी की नेटवर्क से होता है. इज इट ट्रू? नो. एक्सपोजर लिमिट जो होती है वो इन फैक्टर से फिक्स की जाती है कि आपके काउंटर पार्टी की नेटवर्थ है, क्रेडिट रेटिंग है, वो एक्सपोजर लिमिट है जो आप सेट कर सकते हो, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू इट. ऑप्शन डी, सेटलमेंट रिस्क इज अ फॉरेन एक्सचेंज in just another term for foreign for default risk, meaning the counterparty may fail to repay on the due date, which is standard credit risk. सेटलमेंट रिस्क कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के केस में वो दूसरी तरह के डिफॉल्ट रिस्क है, मतलब है कि काउंटर पार्टी फेल हो सकती है रीपे करने के लिए स्टैंडर्ड क्रेडिट रिस्क, जो कि एक स्टैंडर्ड क्रेडिट रिस्क है. सी, आपको समझना पड़ेगा कि जो क्रेडिट रिस्क है ट्रेजरी में वो दो तरह का होता है. एक तो होता है डिफॉल्ट रिस्क, दूसरा होता है सेटलमेंट रिस्क, राइट? ट्रांजैक्शन कंप्लीशन को लेकर के तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं. ब्रॉड फॉर्म तो क्रेडिट रिस्क ही है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट कि आप उसको कह दें कि वही सेम है. दोनों चीजें अलग अलग है. डिफॉल्ट रिस्क यानी कि लेंडिंग से रिलेटेड होता है, और सेटलमेंट रिस्क जो होता है वो ट्रांजेक्शन की कंप्लीशन से रिलेटेड होता है. नॉट सेम, ये नहीं कह सकते कि सेम है. Now, let's move toward the question number 8. An economist, Mr. Williamson, observes that when a large cash deposit is made into bank, the total money supply in the economy increases by a much larger amount. ठीक है, यानी कि जब आप पैसा डालते हो ना बैंक में, ठीक है, तो जो टोटल मनी सप्लाई बढ़ती है वो मल्टीपल फैक्टर से बढ़ती है. As per the principles of monetary policy, how does the Reserve Bank of India utilize this its reserve asset requirements to directly control this phenomenon? ठीक है, तो इस फिनोमेनन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किस तरह से टेक्निक्स अपनाती है, राइट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से रिजर्व एसेट्स रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली एडजस्ट करती है, दैट वी नीड टू आंसर. उसी के बारे में हमने आंसर करना है. देखो, एक जब बड़ा कैश डिपॉजिट होता है किसी बैंक के साथ, बैंक उसको होल्ड नहीं करता, वो एक पोर्शन को लेंड कर देता है, पैसा आगे बांट देता है, एंड रिजर्व्स के लिए पैसा अपने पास रख लेता है. अब बोरोवर जो है
वो लोन की स्पेंडिंग करता है, आगे पैसा खर्च करता है, वो फिर से पैसा बैंक में आ जाता है, यानी कि एक मल्टीप्लायर बन जाता है। दैट्स अ बेसिकली मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट? वो बन जाता है एंड फिर से डिपॉजिट बन जाते हैं, उस पैसे से फिर से लोन दिया जाता है एंड वो प्रोसेस रिपीट होता रहता है। इससे बेसिकली आपका मनी सप्लाई जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल डिपॉजिट अगर 100 रुपए का था, तो हो सकता है मनी सप्लाई आपकी 145 रुपए की हो या 160 की हो, इवन ज्यादा हो 100 रुपए के पीछे, राइट? एंड फर्दर ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होता है एंड उसका साइज जो है वो रिजर्व रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आरबीआई इसको कैसे डायरेक्ट कंट्रोल करता है? अब आरबीआई इसको कंट्रोल करता है सीआरआर के थ्रू, एसएलआर के थ्रू। अब सीआरआर के थ्रू बैंक्स को एक फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, राइट? एंड एसएलआर के केस में मेंटेन करना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में विद इन इंडिया। तो उस पैसे को बैंक आगे दे ही नहीं पाता। सो दिस इज हाउ इट कंट्रोल्स इट। ऑप्शन देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग द एसएलआर, एसएलआर को बढ़ा दो। आरबीआई फोर्सेस बैंक्स टू होल्ड मोर गोल्ड which reduces the physical cash available for lending and thus halts the multiplier effect। ठीक है? अब ये देखो बिल्कुल सही है कि अगर आप एसएलआर को इंक्रीज कर देते हो तो बैंक की एबिलिटी जो है कि सो एज टू इंजेक्ट द मनी इनटू द इकोनॉमी वो कम हो जाएगी, ठीक है? जो डायरेक्ट मैकेनिज्म है कंट्रोलिंग के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट को, वो सीआरआर एसएलआर दोनों करते हैं, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ गोल्ड नहीं है, आप सिक्योरिटीज को भी होल्ड कर सकते हो, सिर्फ गोल्ड से रिलेटेड नहीं होता, राइट? सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। बाय कंडक्टिंग रिवर्स रेपो ऑक्शन थ्रू द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब अगर आप रिवर्स रेपो ऑक्शन करोगे, इससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी, इट विल लीड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। ये चीज होगी। अब ये चीज तो हो रही है, राइट? लेकिन जो प्राइमरी टूल है जिसको डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली मल्टीप्लाई इफेक्ट को रोकने के लिए, दैट्स नॉट एलएफ, दैट इज सीआरआर एसएलआर। सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। बाय मैंडेटिंग सीआरआर, the RBI impounds a portion of the bank deposits, which reduces the amount of money available for relending and thereby dampens the multiplier effect. Now, this is also partially true. This is also partially true. ठीक है? लेकिन क्या CRR अकेला फैक्टर है? नो, CRR एंड SLR बोथ द फैक्टर्स आर देयर। CRR भी है और SLR भी है, दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं। सो दिस इज एक्चुअल में वैसे तो ट्रू है, स्टेटमेंट तो ट्रू है, स्टेटमेंट में गलती नहीं। एक बार इसको मार्क कर देते हैं, बाकी ऑप्शन देखते हैं कि इसके साथ कुछ है कि नहीं है। So option D says by issuing currency notes as the sole authority, the RBI directly controls the cash component of the money, which is primarily driver of the multiplier effect. No, that is not the case. That is not the case. करेंसी जो है वो बहुत ही छोटा एक पार्ट है टोटल मनी सप्लाई का। इन द सर्कुलेशन जो रहती है वो काफी कम होता है, राइट? करेंसी नोट्स के हिसाब से देखें तो। सो मेजर थिंग इट्स रिलेटेड टू मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट? सो उसको कंट्रोल करने के लिए सीआरआर है, एसएलआर है। सो आई एम मार्किंग इट आंसर, बट कंप्लीट आंसर रहेगा सीआरआर एंड एसएलआर दोनों को मिला करके, राइट? नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। A bank's risk management department calculates the overnight value at risk for the USD INR exchange rate to be 35 basis points at a 95% confidence level। बैंक का रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, कैलकुलेट करता है ओवरनाइट वीएआर को, कैलकुलेट करते हैं वो यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट को लेकर के 35 बेसिस पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। जूनियर ट्रेडर मिस्टर गिल is unsure how to interpret this measure for the trading decision. What is the correct practical interpretation of VAR? देखो कैलकुलेट करें अगर VAR को तो कैसा होता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो अगर आपने 6 लाख रुपए का, लेट्स से आपका टोटल पोर्टफोलियो था, राइट? ₹6 लाख was टोटल पोर्टफोलियो। एंड अगर कोई पर्सन कहता है 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, राइट, जो आपका VAR होगा वो लेट्स से वो कहता है कि वो रहेगा 3% ऑफ द वॉलिटिलिटी, 3% की रहेगी, ठीक है? VAR 3% है टोटल पोर्टफोलियो का। सो 3% ऑफ पोर्टफोलियो कितना हो गया? 18,000 रुपीज हो गया। इसका मतलब है कि 95% चांसेस में, 95% चांसेस में अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, क्योंकि वीएआर नॉर्मल कंडीशंस को चेक करता है, नॉट फॉर द एबनॉर्मल कंडीशंस। तो 95% चांसेस रहेंगे कि अंडर द नॉर्मल कंडीशंस जो आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा वो कंटेंट रहेगा अप टू ₹18,000। that will be contained up to ₹18,000। एंड सिर्फ 3% एंड सिर्फ और सिर्फ 5% चांसेस है कि आपका जो लॉस अंडर द नॉर्मल कंडीशंस वो 18,000 से ज्यादा हो, राइट? सो दैट्स द केस हाउ वी बेसिकली इंटरप्रेट इट। ऑप्शन देखते हैं। द यूएसडी आईएनआर rate is guaranteed to move by exactly 35 basis points tomorrow and the direction of the movement has a 95% chance being unfavorable। is it true? No, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वी आर प्रोबेबिलिस्टिक मेजर है, राइट?
आपके एडवर्स मूवमेंट को लेकर के, कोई गारंटीड मूवमेंट नहीं होती है। ऑप्शन बी, there is 95% possibility that the USD INR rate will move within favorable range of 35 basis points from the current spot rate. देखो VAR वर्स्ट पॉसिबल मूवमेंट को चेक करता है, पोटेंशियल लॉस को, फेवरेबल रेंज नहीं बताता है। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। The maximum possible loss the bank can occur on USD INR portfolio tomorrow is equivalent to 35 basis points of the adverse movements in the exchange rates. देखो VAR मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को मेजर नहीं करता। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इवन 35 बेसिस पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है। Right, option C is also not correct. Under normal market conditions, there is 95% possibility that any adverse movement in the USD/INR rate overnight will not exceed 35 basis points. There is 5% chance that the loss could be worse. Absolutely true. यही चीज मैंने आपको बताई थी, and this is absolutely the correct answer here. Right? Now, the question number 10. A corporate client represented by Mr. Warner needs to make an urgent high value payment of rupees 5 crore to the supplier, and it is critical that the funds are credited to the supplier's account almost instantaneously. In another instance, the same client needs to process the salary payments for 5,000 employees. Which payment systems should the bank recommend for these two distinct scenarios? तो कौन सी चीज हम करेंगे इस्तेमाल? देखो, आरटीजीएस का इस्तेमाल करेंगे, एनईएफटी का इस्तेमाल करेंगे, एनडीएस का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट विल बी यूजिंग? ऑप्शंस को देखते हैं। आरटीजीएस फॉर द अर्जेंट हाई वैल्यू, यस, अब 2 लाख से ऊपर है तो आरटीजीएस कर सकते हो। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करोगे तो उसके लिए यूज करोगे। अर्जेंट हाई वैल्यू ड्यू टू द इंस्टेंट ग्रॉस सेटलमेंट, एंड एनईएफटी फॉर द सैलरी पेमेंट्स which are processed in half hourly net settlement batch, suitable for bulk transactions. Absolutely true, सही है जी। ऑप्शन बी देखते हैं। नेफ्ट फॉर द हाई वैल्यू पेमेंट, हाई वैल्यू पेमेंट के लिए नेफ्ट तो ना करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट तो ठीक है, वो सही है कि लिमिट नहीं है, लेकिन अगर हमें चाहिए कि साथ के साथ पैसा पहुंचे तो एनईएफटी नहीं करेंगे ना, वो तो मिनिमम हाफ आवर के बाद जाएगी। आरटीजीएस फॉर बोथ द ट्रांजेक्शंस, नो, आरटीजीएस नहीं करोगे। बोथ द ट्रांजेक्शंस के लिए आरटीजीएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, वो तो सही नहीं रहेगी चीज। वाई? बिकॉज देखो, अगर आप 5,000 लोगों को भेजने के लिए आरटीजीएस का इस्तेमाल करोगे तो इनएफिशिएंट है। हर एक ट्रांजेक्शन जो है इंडिविजुअली सेटल होगी, तो उसका जो पर्पस है बैच प्रोसेसिंग एनईएफटी में जो होता है वो तो खत्म ही हो गया, तो ये नहीं है। NDS for urgent payment as it facilitates government securities dealing, and NEFT for the salary payments because it is operated directly by the Reserve Bank of India. देखो, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम एनडीएस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि यूज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करने के लिए, मार्केट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डील करने के लिए, वो कस्टमर रिमिटेंस के लिए है ही नहीं। सो नॉट फॉर दिस इज नॉट फॉर कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स के लिए नहीं है, ठीक है। सो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए ओवर हियर। सो that will be all related to this video, and next video में कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स। मेक श्योर कि आप वीडियो को जरूर गो थ्रू करें, एंड दिस वाज द पार्ट नंबर 4, एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ही पार्ट नंबर 5 एंड 6 कवर करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मेक श्योर कि अभी के अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा एंड नोट्स भी मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।